नमस्ते छात्रों। आज हम पाठ 7वां जहाँ चाह वहाँ राह इस सुवचन का अध्ययन करेंगे। और ये जो पाठ है मतलब कहानी है, और इस कहानी से अनुराधा मोहिनी जी इन्होंने हमें क्या बताया है, यह देखने से पहले हम देखते हैं लेखिका अनुराधा जी का जीवन परिचय। 21 सितंबर 1961 नागपुर महाराष्ट्र में आपका जन्म हुआ है। अनुवाद के क्षेत्र में अनुराधा मोहिनी जी ने अमूल्य योगदान दिया है तथा आपने अनुवाद विविध पारिभाषिक कोशों की निर्मिति में सहभाग लिया है। वैचारिक एवं ललित पुस्तकों का संपादन किया है। प्रस्तुत कहानी में लेखिका अनुराधा मोहिनी जी ने संकल्प शक्ति और उसके समुचित क्रियान्वयन से असंभव काम को संभव करने की प्रेरणा दी है। तो छात्रों, ये जो सुवचन है या कहावत है, इसका अर्थ होता है इच्छा होने पर मार्ग मिलता है। तो इसी तरह की एक कहानी है, एक छोटे से गांव यसंबा गांव की कहानी है। और इस कहानी के ज़रिए उन्होंने हमें बहुत सारी बातें बताने का प्रयास किया है। यदि मनुष्य के मन में किसी काम को करने की इच्छा हो तो वह बड़े से बड़ा काम भी सफलतापूर्वक कर लेता है, यही उन्होंने बताया है। तो हम देखते हैं कि इस कहानी में हमें क्या सीख दी है। यसंबा गांव के पाठशाला की घंटी बजी। धुआंधार बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी है। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा। वही नाला गुरुजी, सब ने एक स्वर में उत्तर दिया। जैसे कि एक छोटा सा गांव है यसंबा, और इस गांव के बीच में से एक नाला बहता है। नाले के एक पार गांव की बस्ती है, मतलब गांव है, और दूसरी पार पाठशाला है। और पाठशाला जाने के लिए छात्रों को किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है, यह हमें देखना है। बरसात का मौसम है। बारिश बहुत धुआंधार मतलब तेज बारिश हो रही है, और वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर नहीं होती है। तो हमें पता है कि प्रार्थना, जैसे ही हमारी पाठशाला प्रारंभ होती है तो सबसे पहले प्रार्थना होती है, और यह प्रार्थना मैदान पर होती है। तो उस दिन बरसात के कारण प्रार्थना कक्षा में हुई। प्रार्थना कक्षा में होते ही अध्यापक ने सारे छात्रों की हाजिरी ली, और हाजिरी जब लेते हैं तब उन्हें यह पता चलता है कि आज कक्षा में बहुत सारे छात्र अनुपस्थित है, गैर हाजिर है। और इसका उत्तर छात्रों से पूछते हैं तो सब छात्र एक ही स्वर में अध्यापक को उत्तर देते हैं कि गुरुजी वही नाला मतलब उस नाले में क्या हुआ है, बरसात के कारण पानी भर गया है, इसीलिए बहुत सारे बच्चे छात्र कक्षा में नहीं आए हैं। यसंबा गांव के बीच से एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी, पाठशाला और खेती दूसरी तरफ थी। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला पार करके खेती का काम करने के लिए जाते थे। लेकिन छात्र मतलब बच्चे छोटे होने के कारण उन्हें बहुत दिक्कत होती थी, और नाला पार कर वो पाठशाला नहीं जा पाते थे, क्योंकि नाले में 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। और गांव के जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो अपने गाय बैलों के साथ कैसे भी नाला पार करके खेती का काम करने के लिए जाते थे। तो ये नाला लांघना बच्चों के लिए संभव नहीं था। जब भी जोरों की बारिश होती, उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर इसका असर पड़ता था। मतलब बारिश के दिनों में क्या होता था, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे और कक्षा में बहुत कम बच्चे उपस्थित होते थे। तो ये सारी कठिनाई इस नाले के वजह से आती थी। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते। मतलब अगर बारिश शुरू है तो
एक एक हफ्ता वो स्कूल नहीं जा पाते। इसके चलते गांव में बरसात तो ऐसा ही हर रोज़ होता था। तो इसके चलते बच्चों ने गांव में एक गीत प्रचलित किया था, नाले में भरा पानी पाठशाला से छुट्टी ये संभा की यही कहानी। तो हर साल ये दिक्कत आती थी, हर साल बरसात होती थी और बरसात के 3-4 महीनों में बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे। इसीलिए बच्चों ने नाले में भरा पानी पाठशाला से छुट्टी ये संभा की यही कहानी, ये गीत गांव में प्रसिद्ध हो गया था। पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों के पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा था। तो बच्चे बरसात के दिनों में पाठशाला न जाने के कारण उनकी पढ़ाई पर इसका बहुत बुरा असर होने लगा था। अच्छे मार्क्स लाने वाले, अच्छी श्रेणी में अव्वल आने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रहने लगे थे। और बच्चे पीछे रहने से अगर बरसात के दिनों में वो पाठशाला जा पाते तो अच्छे मार्क्स या अव्वल श्रेणी में आने वाले बच्चे अव्वल श्रेणी में आते, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था क्योंकि बच्चे पीछे रह रहे थे। और इस परेशानी से सारे छात्र बहुत तंग हो गए थे और हर साल की यही परेशानी थी। और मार्ग तो असंभव था क्योंकि पुल बनाना या समझो ये नाले के ऊपर हम उसे लांग कर किस तरह से पाठशाला जा सकते, ये तो मार्ग उन्हें संभव नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे देखो कि असंभव शब्द उपसर्ग लगा है अ, तो अ यानी नहीं, नहीं संभव, ये तो असंभव है, संभव नहीं है। और इस मूल शब्द क्या है, संभव है। संभव मतलब कौन सा भी काम आसानी से करना। यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण एसंबा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं गए थे। बरसात के दिनों में उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो सारे बच्चे पाठशाला नहीं जा पाए थे। और दोपहर के बाद जब बारिश रुकती है तो सारे छात्र, मतलब ये जो बच्चे हैं, गांव के बीचों बीच जो चौपाल में बरगद का पेड़ है वहाँ उसके नीचे चबूतरे पर बैठकर आपस में बातचीत करते हैं। तो सारे बच्चे जो है नाले में जो पानी भर रहा है और इसका असर उनके पढ़ाई पर हो रहा है, और इनकी पढ़ाई का जो नुकसान हो रहा है वो बरसात के दिनों में ही हो रहा है। इसके ऊपर सारे छात्र एक जगह पर बैठते हैं, और वो कौन सी जगह है, जो कि बरगद का पेड़ है गांव में, और उसके नीचे चौपाल पर बैठकर वो बातें करते हैं, बातचीत करते हैं। तभी वहाँ पे तुषार आता है और उनसे कहता है कि अरे तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो, बरगद के पेड़ के नीचे क्यों बैठे हो, बरगद के पेड़ में भूत होता है। तो सारे बच्चे उसे कहते हैं भूत वूत सब कोरी कल्पना और बकवास है। कोरी कल्पना मतलब इसमें कोई तथ्य नहीं है, बकवास यानी व्यर्थ बातें हैं। हमें से किसी ने भूत देखा है? किसी ने देखा है तो बोलो, भूत किस तरह का होता है? हमने तो किसी ने भूत नहीं देखा है। ऐसी बातें, बहुत सारी बातें हमने भी बचपन से सुनी है, कहानियाँ सुनी है, लेकिन ये कहानियाँ सिर्फ मनगढ़ंत होती है, यानी कि मन से बनाई हुई बातें होती है। जूही ने कहकर सबको चुप करा दिया। तो सारे बच्चे वहाँ पे चुप हो जाते हैं। आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी। इस तरह से जूही कहती है कि आज मैं अनुपस्थित हो गई कक्षा में, क्योंकि आज बहुत तेज से बारिश हो रही थी। अब तक 14 अनुपस्थितियाँ हुई। मतलब जूही कहती है कि बरसात के दिनों में 14 दिन मैं अनुपस्थित हो गई कक्षा में। तो उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहती है, मतलब उज्ज्वला नाम की जो लड़की है, छात्रा है, ये परेशानी से कहती है आज तक कुल मैं 14 दिन उपस्थित हो गई, तू तो 14 दिन अनुपस्थित हो गई, लेकिन आज तक बरसात के दिनों में सिर्फ 14 ही दिन मैं स्कूल जा पाई हूँ। तो शुभम ने कहा तो सब हंस पड़े।
देखो, शुभम की इस बात पर, क्योंकि शुभम कहता है कि मैं आज तक 14 ही दिन स्कूल गया हूँ, तो इसके ऊपर सारे हंसते हैं। लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसी ही चर्चा करते रहेंगे? हर बरसात में हम ऐसी बातें करेंगे और इस बातों का हमारे समस्या के ऊपर तो कोई असर नहीं होने वाला है और अपनी पढ़ाई का नुकसान भी होने वाला है। क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? ऐसा तुषार कहता है। तो आशीष गंभीर स्वर में कहता है, या उनसे पूछता है कि हम क्या कर सकते हैं, हम तो बच्चे हैं। तुषार ने कहा, सच है भैया, मतलब सच है। तुषार, तूने जो कहा वो सच है, क्योंकि हम छोटे हैं, हम तो इस समस्या का हल नहीं निकाल सकते, ये क्योंकि ये जो काम है हमारे बस का तो है नहीं। तो सब बच्चे इसके ऊपर तालियां बजाकर जोर जोर से गीत की तरह इस वाक्य को दोहरा रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे। तो उतने में क्या होता है कि हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम हैं। इस आत्मविश्वास के साथ दामिनी बोलती है और हर समस्या का निदान होता है। अगर हमारे सामने कोई समस्या आती है तो उस समस्या का रास्ता भी होता है, उस मुसीबत का हल हम निकाल सकते हैं। इस तरह से दामिनी सारे बच्चों को, सारे छात्रों को एक मोटिवेट करती है, प्रेरणा देती है। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है, हमारे पास दिमाग है। अगर हम हमारे दिमाग के ज़रिए सोचेंगे तो सबके दिमाग में नई नई कल्पनाएं उभर कर आएगी। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता हमें मिलेगा। तो दामिनी सारे छात्रों को, सारे दोस्तों को और सहेलियों को प्रेरणा देती है, मोटिवेट करती है और कहती है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और इस तरह से सारे छात्र इस समस्या के ऊपर विचार करते हैं, सोचते हैं और इस विचार से सारी बातचीत का माहौल बदल जाता है और सारे गंभीर होकर इस समस्या के हल के बारे में सोचते हैं और एकदम कहते हैं कि हल मिल गया, हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं, अब हमारे पढ़ाई पर कोई बुरा असर नहीं होगा। तो आशीष के अंदर एक उत्साह था, एक जज्बा था और उत्साह के साथ वो बोलता है। तो सारे बच्चे उसकी तरफ देखते हैं, कैसे कैसे, इस तरह से उसे प्रश्न करते हैं। तो सबने एक साथ पूछा, हम नाले पर पुल बनाएंगे। तो आशीष क्या कहता है कि हम नाले पर पुल बनाएंगे। तो सारे बच्चे उसकी तरफ आश्चर्यचकित होकर देखते, आश्चर्य से देखते और पुल, इस तरह से वो उसी शब्दों को दोबारा दोहराते हैं। मित्रों के स्वरों में आश्चर्य को भांपकर आशीष कहता है, आशीष के अंदर आत्मविश्वास था और आत्मविश्वास के साथ वो अपने दोस्तों को उत्तर देता है, हाँ मैंने अंदाज़ा लगा लिया है। भांपकर आशीष बोलता है, भांपकर यानी अंदाज़ा लगाना, आत्मविश्वास से बोलता है, हाँ पुल बनाएंगे। विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है। तो आशीष का कहना यह है कि हम बचपन से मतलब जब से हम पाठशाला जाते हैं तब से विज्ञान पढ़ते हैं। विज्ञान की किताब में अलग अलग तरकीबें दी जाती है, हमें बताया जाता है। तो मैंने एक किताब में, विज्ञान की किताब में पुल बनाने की जो विधि है, पुल किस तरह से बनता है, इसके बारे में पूरी जानकारी पढ़ी है। और जब भी हम बड़े शहरों में जाते हैं तो बड़े बड़े पुल तो हम देखते ही हैं और तुमने भी ऐसे बहुत सारे पुल देखे होंगे। पुल की और भी जानकारी अगर हमें चाहिए तो ये जानकारी हम अंतर्जाल से प्राप्त कर सकते हैं। गांव का नाला तो बहुत छोटा है और इस नाले पर हम क्या कर सकते हैं, पुल बना सकते हैं। और ये पुल हमें ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना होगा, क्योंकि 10 फीट का अगर पुल हम बनाएंगे तो भी हम आसानी से पाठशाला जा सकते हैं। तो इसके ऊपर सारे छात्र सोचने लगते हैं और पुल के ऊपर विचार करते हैं कि पुल हम किस तरह से बनाएंगे। जैसे कि आशीष ने कहा, विज्ञान की किताब में बहुत सारी जानकारी है, अंतर्जाल से भी हमें जानकारी मिलती है। तो इसके ऊपर सारे एक साथ सोचते हैं, सोच विचार करते हैं और इस विचार के ज़रिए सब छात्र एक तरकीब निकालते हैं। छोटे छोटे समूह बनाकर प्रकल्प की योजना बनाते। पुल किस तरह से बनाया जाता है, पुल के लिए कौन कौन सी सामग्री लगती है, इन सब बातों के ऊपर
गंभीरता पूर्वक विचार करते हैं, सोचते हैं और प्रकल्प की पूरी योजना बनाते हैं। उसके लिए किस तरह से काम किया जाता है, कौन कौन सी सामग्री लगती है, इसके ऊपर सारी बातें करते हैं और बातों के ज़रिए अपना अपना काम बंटवा कर लेते हैं, काम बांटते हैं, कौन कौन सा काम करेगा इसकी पूरी सूची, सामग्री की सूची, जो सामान लगता है उसकी खरीदारी कहाँ से करनी है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, ये सारा प्रकल्प तैयार करते हैं। और सारे छात्रों के समूह बनाकर, मतलब छोटे छोटे समूह बनाकर 20-20 रुपए गांव में चंदा मांगने के लिए घूमते हैं और चंदा एकत्रित करने का आरंभ करते हैं। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आते हैं। तो गांव के जो लोग हैं वे भी बच्चों की इस हौसले की दाद देते हैं और सामने आते हैं और सारे बच्चों को वो मदद करते हैं। और इन सामग्री के लिए आवश्यक जो राशि होती है, जो धन होता है, पैसे होते हैं, जमा पूंजी जिसे हम कहते हैं, ये सारी जमा पूंजी इकट्ठा होती है। बुजुर्गों का अनुभव और आशीर्वाद, युवाओं की शक्ति, विद्यार्थियों का उत्साह, सब एक साथ जब मिल जाता है, जुट जाता है, सारे संगठित होते हैं और इनका जो प्रयास होता है, इन प्रयासों से जो काम होता है वो आकार लेने लगता है। सीमेंट के पाइप खरीदे गए। देखो, सीमेंट के पाइप भी इन पैसों से वो खरीदते हैं, क्योंकि 20-20 रुपए इकट्ठा किए, गांव के बहुत सारे लोगों ने मदद की, शिक्षकों ने मदद की और इससे बहुत सारे पैसे इकट्ठा हो गए। इसे सबसे पहले वे सीमेंट के पाइप खरीदते हैं, पत्थर इकट्ठे करते हैं, ईंटें आती है, बंजर ज़मीन से मिट्टी खोद कर लाते हैं। जो गांव के युवक हैं और बड़े लोग हैं, ये भी काम में सहायता करते हैं। बंजर ज़मीन से, जहाँ पे बंजर यानी जहाँ पे अनाज नहीं उगता है, ऐसी ज़मीन जिसे हम बंजर ज़मीन कहते हैं, तो वहाँ ज़मीन को खोद कर मिट्टी लाते हैं। गांव में जो एक बुजुर्ग है जिसका नाम है छगन बाबा, यह बुजुर्ग प्रचुर मात्रा में मतलब जितनी पुल बनाने के लिए रेत लगती है, इतनी रेत उपलब्ध कर देता है। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगते हैं। तो सारे गांव के जो लोग हैं इकट्ठा होकर श्रमदान करते हैं, काम करते हैं और हर दिन स्वप्न पूर्ति, मतलब इनका सपना, कौन सा सपना था? गांव के नाले पर पुल बनाने का जो सपना था, यह सपना अभी सच हो रहा है या होने वाला है। तो सारे लोग एक जगह इकट्ठा होकर श्रमदान का कार्य करते हैं। अंततः आनंद की वह सुबह भी आ गई। देखो, अंत में क्या हो गया कि सारे लोग श्रमदान में से सामग्री तो लाते ही है, कार्य करते हैं और 15 दिनों में विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो गया है। आनंद की वह सुबह, मतलब बच्चे बहुत खुश हो गए हैं क्योंकि गांव के नाले पर पुल बन गया है। और ये सारी जो तरकीब है, इस समस्या का जो हल है, वो किसने निकाला है? सारे बच्चों ने मिलकर निकाला है। तो ये एक अद्भुत चमत्कार हो गया है, पूरे गांव के लिए अद्भुत उपलब्धि हो गई है। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान से महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो ये जो कार्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पे हो गया है। तो सारे बच्चे एक साथ मिलकर पुल बनाने की जो विधि है प्रारंभ करते हैं, गांव वाले भी इन्हें मदद करते हैं और यहाँ पे पुल बनकर तैयार होता है। तो बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था, लेकिन हंसते खेलते बच्चे पुल से पाठशाला जाने लगे थे। तो इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकलती है। मतलब इच्छा होने पर, अगर हमारी इच्छा दृढ़ होती है, मजबूत होती है, तो हम कठिन से कठिन समस्या का हल भी निकाल सकते हैं। इसीलिए कहा गया है, जहाँ चाह वहाँ राह। जूही ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन
पुल बनकर तैयार हो गया और पुल का उद्घाटन भी हो गया। पुल का उद्घाटन होने से अब गांव के सारे बुजुर्ग लोग, सबसे ज़्यादा बच्चे, इन्हें बहुत खुशी हो गई और सारे बहुत ही खुश हो गए हैं और बच्चे पाठशाला भी जाने लगे हैं। जूही ने उसके बड़े भाई के सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत संगणक की सहायता से बनाया और शिक्षा मंत्री के सामने प्रस्तुत किया। देखो, जूही नाम की जो छात्रा है उसने वृत्तांत, मतलब वृत्तांत यानी घटना किस तरह से घटी, किस तरह से कार्य किया गया और किस तरह से पुल बन गया, ये पूरा वृत्तांत उसने बनाया, घटना सविस्तर लिखी और जो शिक्षा निरीक्षक होते हैं उनके सामने उसने ये कंप्यूटर के माध्यम से, सहायता से यह पूरा वृत्तांत बताया। तो इस तरह से ये कहानी थी। इच्छा अगर हमारे अंदर होती है, हम कौन सा भी कार्य आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए हमें इस कहानी से यही सीखना है कि कौन सा भी कार्य असंभव नहीं होता है, उसे हमें संभव बनाना पड़ता है और उसके लिए हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए, उस काम को करने की इच्छा होनी चाहिए, तभी हम हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। यही हमें इस पाठ के माध्यम से सीखने के लिए मिला है। तो ये पाठ यहाँ पे समाप्त होता है और किस तरह से बच्चों ने अपने पढ़ाई को जारी रखा और इस समस्या का हल भी निकाला और अच्छी तरह से बरसात के दिनों में भी छात्र पाठशाला हंसी खुशी जाने लगे।